सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने क्रिमिनल ट्रायल के लगभग हर स्थापित कानून को बदल दिया है। क्वाशिंग का कानून, हाई कोर्ट द्वारा इन्वेस्टिगेशन को लेकर दिए जाने वाले निर्देशों का कानून, एफआईआर में दर्ज करने से जो अतिशय विलंब पैदा होता है उस अतिशय विलंब का कानून, शिकायतकर्ता बालिका के 164 के बयानों से संबंधित कानून, ये लगभग हर कानूनी पक्षों को इस निर्णय ने बदल दिया है। हमें तो यह भी लगता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलकर अपने इस निर्णय में कुछ सुधार और संशोधन नहीं किए तो आरोपियों का कानूनी रास्ता बहुत दुर्गम हो जाने वाला है। कोई भी कभी भी कहीं भी कैसा भी आरोप किसी के भी खिलाफ लगा सकता है और उसके बचाव का कोई रास्ता बाकी नहीं बचने वाला है। आज हम सीखेंगे कि आज के इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, पहली बात, पोक्सो स्पेशल कोर्ट द्वारा कॉग्निजेंस ले लिए जाने के बाद क्या हाई कोर्ट द्वारा उस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर विचार किया जा सकता है। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट द्वारा कॉग्निजेंस ले लिए जाने के बाद क्या हाई कोर्ट के पास उस केस की इन्वेस्टिगेशन संबंधी डायरेक्शन देने का कोई भी अधिकार बाकी बचता है। तीसरी बात है, यदि आरोपित घटना की रिपोर्टिंग और उसकी एफआईआर में घटना के होने के बाद से कई महीने का समय गुजार दिया गया हो तो उस एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू क्या रह जाती है। चौथा तथा अंतिम बिंदु है, क्या बालिका के 164 के बयान इन्वेस्टिगेशन की सभी आवश्यकताओं को समाप्त कर देते हैं। क्या अब उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने को कुछ बाकी नहीं बचता है। घटना के समय शिकायतकर्ता बालिका की आयु 15 वर्ष बताई गई थी। उसने अपने साथ 22/6/2022 को एक पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होने की घटना कही थी और इस बात की रिपोर्ट उसने घटना के 6 या 7 महीने के बाद 23 जनवरी 2023 को दर्ज करवाई थी। इसी दौरान, जो ये घटना और घटना की रिपोर्टिंग के बीच का समय है, इसी दौरान बालिका के परिवार और आरोपी के परिवार के बीच जमीन को लेकर कुछ झगड़ा भी हुआ था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस आईओ का कहना था कि बालिका ने यह आरोप झूठा लगाया है, इसीलिए पुलिस आईओ ने पोक्सो स्पेशल कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। आईओ ने क्लोजर रिपोर्ट के साथ बालिका के खिलाफ 182 आईपीसी और 22 पोक्सो एक्ट का एक्शन लेने की सिफारिश भी की थी, जो कि झूठी शिकायत दाखिल करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा लिया जाने वाला एक्शन होता है। मजिस्ट्रेट ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और कॉग्निजेंस को लेकर आरोपी को समन कर दिया। यह जो 182 और 22 पोक्सो एक्ट वाली कार्रवाई थी, इसको भी मजिस्ट्रेट ने, जो कि वास्तव में एक स्पेशल कोर्ट होती है, उन्होंने इसको समाप्त करके बालिका के खिलाफ झूठा केस करने की सभी संभावनाओं को निरस्त कर दिया था। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से आहत होकर आरोपी हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट यानी कि पोक्सो स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करके आरोपी को बरी कर दिया, जिस पर यह बालिका सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंची। आज के केस का नाम है एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्रिमिनल अपील नंबर 287 ऑफ 2025 है। एसएलपी क्रिमिनल नंबर 11882 में यह क्रिमिनल अपील पैदा हुई थी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने इसे अभी 20 जनवरी 2025 को, यानी कि आज से बस लगभग एक हफ्ता पहले इसको डिसाइड किया था। अनेक बार आपको पता नहीं चल पाता है कि सही कानूनी स्थिति क्या है, आपको क्या करना चाहिए और जो आपके वर्तमान वकील साहब कर रहे हैं वह ठीक कर रहे हैं या वह कानून के अनुसार नहीं है। इसके लिए इंडियन लीगल सिस्टम ने अपने सभी मेंबर्स के लिए लीगल कंसल्टेशन ऑफ कंप्लीट ट्रायल की व्यवस्था शुरू करवाई है। इसमें हम अपने सब मेंबर्स के पूरे ट्रायल पर कानूनी निगाह रखते हैं। जहां कहीं भी कुछ कानूनी विचलन होता है, अपने ट्रैक से अलग चलते हैं, आरोपी चलते हैं या उनके एडवोकेट चलते हैं, उनको सही कानूनी कदमों की जानकारी दी जाती है, सही विधि बताई जाती है। यदि आरोपी चाहते हो तो उनके एडवोकेट्स को भी कानूनी परामर्श दे दिया जाता है और यदि सब कुछ सही कानूनी रूप से आगे बढ़ेगा तो सही कानूनी जजमेंट प्राप्त होगा और आप बरी हो सकेंगे। आज के इस निर्णय ने जिन अनेक बिंदुओं को उठाया है, हम उन्हीं में से एक एक करके उनके ऊपर विचार करेंगे। और पहला बिंदु है कि कॉग्निजेंस वर्सेस फर्दर इन्वेस्टिगेशन, इनके बीच में क्या अधिकारों की लड़ाई है। मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा
कि पोक्सो स्पेशल कोर्ट को एकदम कॉग्निजेंस लेने से पहले कुछ पॉइंट्स पर पुलिस से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि इस केस में आरोपी का यह कहना था कि आरोपित घटना के समय जब बालिका ने उसके ऊपर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया है, उस समय वह गांव में ही मौजूद नहीं था, बल्कि वह चारधाम की यात्रा पर गया हुआ था। हाईकोर्ट का कहना था कि यदि आरोपी वास्तव में यात्रा पर गया हुआ था तो उसकी मोबाइल लोकेशन और उसके रुकने के स्थानों को लेकर जहां जहां भी उसने दस्तखत किए होंगे, उन जगहों को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा एक बार जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि कॉग्निजेंस तो उसके बाद भी लिया जा सकता है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उन्होंने कहा नहीं, पोक्सो स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले चुका था, और जब वह कॉग्निजेंस ले चुका था तो हाई कोर्ट के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का निर्देश दिया जाना गैर कानूनी था। सब व्यूअर्स को यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किन्हीं भी नियमों से, कानूनों से बाहर जाकर काम कर सकने वाली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होती हैं। कोई कानून इनके ऊपर बंदिश नहीं लगा सकता है। यदि अपने चारों तरफ लगने वाले आरोपों की वस्तु स्थिति पर गौर करें तो क्या इस केस में हाई कोर्ट की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से अधिक सही नजर नहीं आती है कि पूरे एविडेंस के लिए पहले फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा लेना अधिक उचित होता है। जैसे सबूत भी रिकॉर्ड पर आते चले जाएं, वैसा ही ऑर्डर चार्जशीट तैयार किए जाने को लेकर दे दिया जाए। दूसरी ओर इस केस में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था बिल्कुल एक तरफा नजर आती है। आरोपों में तार्किकता को ना परखकर केवल आरोपों पर यकीन करते चले जाएं। क्या यह बात अधिक सही नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट को आरोपियों के लिए सुप्रीम कोर्ट या पीड़िता के लिए सुप्रीम कोर्ट की कैटेगरी में ना बांटकर सबको बराबर न्याय देने वाला सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए था? यदि आरोपी वास्तव में घटनास्थल पर नहीं था तो उसको झूठे आरोप से बचाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? फॉल्स एलिगेशन से आरोपी को बचाने का काम क्या न्यायिक व्यवस्था का काम नहीं है? अब अनेक न्यायिक ऑर्डर ऐसे क्यों आने लगे हैं जो एक पक्ष के ही हित की रक्षा करते हुए नजर आते हैं? अब हम ये देखते हैं कि क्या हाईकोर्ट की फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने की शक्तियां उसके पास होती हैं, नहीं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है, जब पोक्सो कोर्ट ट्रायल के लिए अपराधों का कॉग्निजेंस ले चुका हो तो इन अपराधों की गंभीरता व गहनता को देखते हुए हमारे मत के अनुसार हाई कोर्ट को इसमें दखल नहीं देनी चाहिए थी और मामले को फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेजना चाहिए था। यहाँ हमें थोड़ी सी आपत्ति है। हर कानून के विद्यार्थी को ऐसी आपत्ति हो सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह कहता है कि जब अपराध गंभीर हो तो हाई कोर्ट को अपने न्यायिक आदेश नहीं देने चाहिए थे? यदि यह बात सही है तो फिर हाई कोर्ट की न्यायिक शक्तियां होती किसके लिए हैं? यदि वे गंभीर अपराधों में नहीं इस्तेमाल की जा सकती हैं तो वे शक्तियां हाई कोर्ट को देने के लिए बनाई ही क्यों गई हैं? अब हम अगला जो पॉइंट है, डिले इन लॉजिंग एफआईआर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हैं। वर्तमान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों वाले मामले में, खासकर नाबालिगों के यौन हिंसा मामलों में जो पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज होते हैं, इनमें एफआईआर करवाने में हुई देरी को आरोपों को खारिज करने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यह देरी अर्थहीन है। दूसरी ओर अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो दी थी जिसका थंबनेल आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवाने में हुई देरी के आधार पर उस एफआईआर को क्वैश करवा दिया था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर दर्ज करवाने में हुई देरी एफआईआर की सच्चाई को लेकर संदेह पैदा करती है। उस केस का नाम था लालू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। वो है एसएलपी क्रिमिनल नंबर 9371 और 2018 में पैदा हुई एक क्रिमिनल अपील थी, जिसे जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने 16 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया था। कानून को हर केस के हिसाब से बदल दिया जाएगा तो उसकी प्रभावशीलता क्या रह जाएगी? अब हम देखते हैं कि बालिका के बयान जो 164 में दर्ज हुआ था, उसकी शक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इस केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के लिए पुलिस आयुक्त का पॉइंट था कि घटना की तारीख और घटना की रिपोर्टिंग के बीच में 6-7 महीने का वक्त था।
और घटना जब की हुई बताई गई थी और जब उसको रिपोर्ट किया गया था, उसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, इनके बीच में बालिका पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच में जमीन को लेकर एक झगड़ा हुआ था। आईओ के इस कथन पर पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने लिखा था कि आईओ का यह कहना कि दोनों पक्षों के बीच में भूमि विवाद हुआ था बिल्कुल बेमतलब है। यदि भूमि विवाद हुआ था तो वह इसलिए बेमतलब है क्योंकि भूमि विवाद घटना के बाद हुआ बताया गया था। अरे तो यह तो कह ही रहा है ना आईओ कि पहले उनके बीच में भूमि विवाद हुआ तो उसने भूमि विवाद से पुरानी घटना का उल्लेख 6-7 महीने के बाद जाकर कर दिया। यदि घटना हुई होती तो उसी समय उसकी रिपोर्टिंग पुलिस में की जाती। लेकिन यहाँ पर स्पेशल कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के बाद लड़की का 164 में बयान हुआ और 164 के बयान में और एफआईआर में जो बातें कही गई थी उनमें कोई विशेष अंतर नहीं था। इसलिए एफआईआर व बयान दोनों को एक दूसरे से अलग अलग नहीं माना जा सकता है और एफआईआर में कही गई बातों को अर्थहीन इसी आधार पर नहीं माना जा सकता है क्योंकि वो 164 में भी बता दी गई थी। इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी विजयपाल पर इन अपराधों के लिए चार्ज लगाया जाना उचित समझा और पीड़िता के खिलाफ आईओ के 182 आईपीसी और 22 पोक्सो एक्ट की कार्रवाई को रद्द किया जाना भी उचित समझा। सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो स्पेशल कोर्ट के मत का पक्ष लिया, लेकिन इस सारे मामले में हम जैसा कानून का साधारण विद्यार्थी बिल्कुल ठगा सा महसूस करता है। यदि आरोपों की तर्क और एविडेंस के आधार पर परख नहीं की गई तो भारत का कौन सा पुरुष सुरक्षित रह जाएगा। यदि कल कोई महिला एक युवक के ऊपर आरोप लगा दे कि इस युवक ने हमारी जमीन के भीतर से मुर्गियों को खोद कर खा लिया है, हमारे पेड़ों पर लगी हुई मछलियों को तोड़कर एक थैले में भर लिया है और जब मेरी लड़की ने इसके खिलाफ व्हाट्सएप पर शोर मचाया तो इस युवक ने मेरी बेटी के व्हाट्सएप में घुसकर वहीं मोबाइल के स्क्रीन पर ही उसको व्हाट्सएप से उठाकर इंस्टाग्राम पर ले गया और इंस्टाग्राम पर ले जाने के बाद उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। यदि कल पुलिस के सामने एक ऐसी कंप्लेंट आती है तब इसके खिलाफ क्या कानूनी एक्शन लिया जाएगा? क्या कोई व्यूअर बता सकता है कि ऐसी शिकायत के मामले में एक सही निर्णय क्या हो सकता है कि एफआईआर से पहले तार्किकता की जांच की जाए, उन पेड़ों पर लगी मछलियों की जांच की जाए, जमीन के नीचे से खोद कर निकाली गई मुर्गियों की जांच की जाए, या कैसी भी शिकायत हो, कुछ भी आरोप लगे हैं, आरोपी युवक को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए? क्या किया जाना चाहिए आप बताइए हमें। यदि आप भी कुछ मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। हमारे पास लगभग पूरे भारत से सहायता के लिए केसेस आते हैं, जानकारियों के लिए फोन आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और हम पूरी मेहनत से दिन रात एक करके सहायता उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस वेबसाइट पर जाकर पढ़ें, बहुत जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं, उन्हें समझें। हमसे संपर्क की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगी। कई ऐसे आवेदक हमसे बात करते हैं जो अपने समय को नष्ट कर चुके हैं इससे पहले कि आपके केस का महत्वपूर्ण समय भी चला जाए। आप एकदम से हमें संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।